हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे पार्ट 3 यूनिट नंबर फर्स्ट का। बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। लिंक आपको सेम वही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सभी वीडियोस का। वहाँ पे आपको A to Z सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी अभी तक बनी होंगी। व्यक्तिगत विक्रय स्थितियों की विविधता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, बहुत सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलती है आज। बहुत सारी उत्पाद देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसको सेल करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार की जॉब्स आपको देखने को मिलती है उसके अंदर। सेल्स पर्सन है, एग्जीक्यूटिव्स है, और डिलीवरी पर्सन है। ठीक है, ऑर्डर लेने वाले हैं, ऑर्डर देने वाले हैं। तो ये बहुत सारे जो है लोग उसमें आपको मिलते हैं देखने के लिए जॉब्स के अंदर। ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें आप देखते हो कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, आपका ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, उसी के तुरंत बाद आपको पता चलता है कि भाई कितनी देर में मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, और जो भी मनी होती है, जो पैसे होते हैं, वो आपको दिख जाते हैं कि भाई आपको इतनी पेमेंट करनी है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर्स लेने वाले, डिलीवरी आपको मिल जाती है घर के घर अंदर ही। ठीक है, तो ये होता है। ये तो होता है कस्टमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि जब हम खरीदते हैं B2C वाला जो सिस्टम आता है, वहाँ पे ये वाली चीज़ काम करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं B2B का, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें अप्लाई होती है कि भाई, क्योंकि वो एक तरीके से वेंडर है। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी है, कोई ब्रांड है, वो देखो ब्रांड क्या करता है। ब्रांड डायरेक्ट हम लोगों को सेल नहीं करता सामान। ब्रांड अपने जो शॉप्स होते हैं, ठीक है, जिनसे उन्होंने टाइप किया हुआ है, एक तरीके से उनको वेंडर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको बिचौलिया बोलते हैं हम हिंदी भाषा में। बिचौलिया होते हैं वो, जो कि जिनका काम क्या होता है, यानी कि जो सामान है, जो कंपनी सामान डायरेक्ट पहले उनके पास है दुकानों पे, दुकानों से फिर हमको देते हैं, हम खरीदते हैं उस सामान को। ठीक है, जैसे कि आपके आसपास में बहुत सारी परचून की दुकान होंगी, तो ये क्या करते हैं, ये सामान खरीदते हैं कहीं और से, लेके आएंगे मार्केट से जाके, और फिर हमको सेल करते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, इस तरीके से वेंडर्स हो गए। और एक होते हैं जैसे कि शोरूम होते हैं बड़े बड़े, है ना। शोरूम जो होता है उसके, वो खुद थोड़ा ना बनाएगा दुकान, खुद उसके पास प्रोडक्ट नहीं होते खुद के, या उसकी कंपनी नहीं है खुद की। वो क्या करेगा, वो किसी और कंपनी, जैसे नाइकिन की एक शॉप है, ठीक है, उसमें नाइकिन के कपड़े हैं, जूते हैं, तो वो क्या करता है, नाइकिन से ऑर्डर लेता है कि भाई मुझे इतने जो है माल भेज दो मेरे शोरूम पे, मेरे को ख़त्म हो गया है यहाँ पे सारा सामान। ये यहाँ पे ये काम चलता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, कोई मशीन थोड़ी ना करती है, ये काम करते हैं लोग, व्यक्ति, हम जैसे लोग। ठीक है, इसको बोलते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि डिलीवरी पर्सन, है ना, यानी कि डिलीवरी सेल्स पर्सन क्या होता है, ये जैसे कि जो वेंडर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, तो वेंडर्स से पूछते हैं कॉल करके, कंपनी वाले जो ब्रांड वाले होते हैं, ये वेंडर्स से पूछते हैं, ठीक है, कि भाई आपको कितना माल चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बारे में ये बताते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, जो डिलीवरी सेल पर्सन होते हैं, ये ट्रकों में भर के सामानों को इन लोगों के पास, यानी कि जो वेंडर्स होते हैं, जो आपके आसपास जो दुकानें होती है, इनको सेल करते हैं। ठीक है, कंपनी का माल होता है या चाइना का माल है, जो भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेल की। ठीक है, खरीदने बेचने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रांड नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाए। ठीक है, अब उसमें कुछ भी हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें जैसे हमारी रेगुलर यूज चीज़ें होती हैं, सब्जियां हो गई, ठीक है, और ब्रेड हो गई, दूध हो गए, है ना, ये आपके आसपास में होती है दुकानें सब चीज़ों की। तो ये कहाँ से पूर्ति करते हैं, ये कंपनी से इनका टाइप होता है, कंपनी इनको सेल करती है। ठीक है, और जो डिलीवरी पर्सन होते हैं, सेल पर्सन होते हैं, वो आके ट्रक लेके आते हैं बड़े बड़े, और उनमें दूध लेके आते हैं, दही लेके आते हैं, मक्खन लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, और फिर इनको सुबह सुबह जो है मॉर्निंग में ही इनको दे के चले आते हैं, और ये सेल करते हैं पूरे दिन को। ठीक है, ये क्या होता है, इस तरीके से काम चलता है। उसके बाद ऑर्डर लेने वाले भी होते हैं इसमें, जो कि ऑर्डर्स लेते हैं। अब ये ऑर्डर लेने वाले कौन होते हैं, ये लोग होते हैं, ठीक है, पर्सन होते हैं। अब जो हमारा ऑर्डर लेते हैं, ये कौन होते हैं, ये बेसिकली हम डायरेक्टली ऑर्डर को प्लेस करते हैं अपना, कि भाई हमें ये सामान खरीदना है, जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। तो वो वाले ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो वेंडर्स ऑर्डर करते हैं। ठीक है, कौन, वेंडर्स, जो हमको सेल करते हैं सामान। ठीक है, जो शॉपकीपर्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो लोग होते हैं कुछ, ये इनसे पूछते हैं कि भाई ये जो वेंडर्स होते हैं, कि आपको कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, क्या सामान चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ में ये भी टॉपिक आता है कि जो ऑर्डर, बाहरी ऑर्डर, इस तरीके से क्या होता है कि जो चीज़ें नहीं आई हैं, जैसे कि कुछ नया आता है, जैसे कि नाइक की अगर हम बात करते हैं, नाइक के शोरूम में
कॉल करके उसने बोला नाइकी की जो व्यक्ति है जो काम करता है वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैं मालिक हूँ उस शोरूम का, तो मैं बोलूँगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये चीज़ कमी हो गई है, इसको भेज दो, ठीक है, जूते का ये कलेक्शन खत्म हो गया, ये वाला भेज दो, ये कपड़े का ये जो शर्ट है वगैरह है ये भेज दो। लेकिन फिर क्या करते हैं, जो भारी ऑर्डर्स होते हैं, ये तो हो गया आंतरिक ऑर्डर, एक होता है भारी ऑर्डर्स, जिसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कुछ नए नए कलेक्शंस आते हैं हर महीने हर साल, ठीक है, अब तो रोज़ाना ही देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि गर्मी सीज़न आता है, ठीक है, विंटर्स या समर्स का सीज़न आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेंड चेंज होते हैं, ठीक है, कपड़ों का तरीका चेंज हो जाता है। तो ये लोग बताते हैं कि भाई इस बार ना हमने एक नया तरीके की टी शर्ट निकाली है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और बहुत ही यूनिक है देखने में, और अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता दो। तो ये होता है बाहरी ऑर्डर, ठीक है, यानी कि जिस चीज़ के बारे में वेंडर को पता नहीं है उसको वो बताना, खरीदने के लिए इंकरेज करना कि आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है, और इसकी प्राइसिंग इतनी है, वो बता देगा। फिर उसका मन करेगा ऑर्डर करने का कि भाई हाँ ये भी भेज दो, ट्राई करते हैं एक बार सेल करके, तो वो मंगाएगा उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आंतरिक और बाहरी ऑर्डर्स लेना और देना यहाँ पे शामिल होता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक होता है मशीनरी सेल्स पर्सन, जैसे आपको ये लिखा मिल जाएगा, आपूर्ति, माल आपूर्ति करना। तो ये होते हैं लोग जो कि क्या करते हैं, माल को पूर्ति करने का काम करते हैं, यानी कि जो कंपनी ब्रांड है। अब ब्रांड जो कंपनी से कि देखो कंपनी ये है, कंपनी यहाँ पे, ठीक है, अभी तक हमने कंपनी की बात करी है। अब ये जो जैसे देखो हर क्षेत्र में कंपनी का एक अलग जो है एक माल खाना होता है जहाँ पे वो उनका सामान रखा रहता है, ठीक है, ताकि जब भी किसी भी वेंडर को जरूरत पड़े सामान की तो वो इजीली वहाँ पे पहुँच सके। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली का कोई क्षेत्र है, तो वहाँ पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, दिल्ली के पर्टिकुलर क्षेत्र में कहीं आसपास में उसकी जो है बहुत बड़ा एक शोरूम होगा, शोरूम कह सकते हैं इसको, या फिर जो है जहाँ पे माल रखते हैं ये लोग बड़े बड़ा जो है बॉक्सेस में। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे माल ख़त्म हो गया है, तो क्या करेगा ये, यहाँ पे कंपनी है, कंपनी से माल मंगवाएंगे कि भाई हमारे को माल भेज दो, आपूर्ति ख़त्म हो गई है। देखो ये जो है ना, ये कंपनी यहाँ पे क्या हो गया, उद्योग यहाँ पे करती है ये, ठीक है, यानी जितना भी सामान बनता है ना, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो किसी अलग क्षेत्र में होते हैं और फिर उन क्षेत्रों से फिर अलग अलग क्षेत्रों में वो सामान पहुँचाते हैं, ठीक है। और ये जो जगह होती है जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे आसपास में होता है कहीं पे, और वहाँ पे वो माल आपूर्ति के लिए बोलते हैं कि भाई इतना सामान ख़त्म हो गया ये भेज दो, ठीक है, और ये डायरेक्ट कंपनी के लोग होते हैं। समझ के होंगे यार आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। माल आपूर्ति, देखो माल आपूर्ति सिर्फ दुकानों में ही नहीं होती है कि भाई ख़त्म हो गया माल मंगा लिया, ठीक है। माल आपूर्ति जो ब्रांड है, ठीक है, जहाँ पे किसी का टाइप है, कोई कंपनी वहाँ पे उसने रखी हुई है, ठीक है, जहाँ पे वो अपना सामान रख के रखता है, कंपनी का जो सामान होता है, फिर वो सामान वहाँ से किसी और क्षेत्रों में जाता है सेल होने के लिए, ये वेंडर्स के पास वहाँ पे जाता है, ठीक है। इतना आप समझ गए वेंडर्स माल आपूर्ति के बारे में क्या होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स सेल्स पर्सन होते हैं कुछ, इनको क्या बोलते हैं बेसिकली, देखो स्पोर्ट्स सेल्स पर्सन का मतलब है कि ये अपनी फील्ड में बहुत ही प्रोफेशनल्स होते हैं हर एक फील्ड में। देखो हर एक फील्ड से मतलब कि भाई देखो एक होता है तकनीकी विक्रेता, यानी कि इसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। वो कंपनी जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ निकालेगी उसके बारे में जो भी सवाल जवाब होंगे वो इस व्यक्ति से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो ये करेगा, बताएगा कि लोगों को इसके बारे में कि क्या खासियत है, क्या गलत है, क्या सही है। ये होता है तकनीकी विक्रेता, ठीक है। ये अपनी चीज़ के बारे में सेल करने के लिए उनको अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं उनकी वो बताते हैं, इनको बोलते हैं तकनीकी विक्रेता। ये हर शॉप्स में जो हर ब्रांड होता है, कंपनियां होती हैं, उसमें ये लोग होते हैं ताकि अपनी चीज़ों के बारे में बता पाए कि सर हमारी चीज़ों में ये देखो, हमारे लैपटॉप में ये वाला चिप लगा हुआ नया है, एकदम प्रोसेसर बहुत ही अच्छा चलता है, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी, आप हर तरीके के काम कर पाओगे, इसमें गेम भी खेल पाओगे, पबजी भी खेल पाओगे, ठीक है। तो वो टेक्निकल एक तरीके से विक्रेता होता है, वो आपको सेल करने के लिए वो सब काम बताता है, ठीक है। उनको टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान होता है कि हमारे सामान में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसके बाद मर्चेंडाइज, वैसे ही मर्चेंडाइज भी होते हैं, वैसे ही सेवा ग्राहक होते हैं। सेवा ग्राहक मतलब जो जैसे कि शॉप होती है जहाँ पे हम जाते हैं, जैसे कि शोरूम में बता रहा था आपको कुछ वीडियोस पहले, ठीक है, कुछ पार्ट्स पहले। शोरूम, तो शोरूम में जो लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राहक सेवा सेल्स पर्सन, ठीक है। यानी कि ये आपको सामान सेल करने के लिए वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हमेशा के लिए। अब कोई भी दिक्कत आपको होती है तो ये आपकी जो समस्या होती है उसको सुनते हैं और उसको समस्या को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सेल्स पर्सन अलग तरीके के होते हैं, ठीक है।
इनको उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ होती है, ठीक है, नॉलेज होती है अच्छी खासी कि कैसे लोगों को हैंडल करना है या कैसे लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में, अपनी टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज्ञान देना है, ठीक है। तो ये होते हैं। और क्रिएटिव सेल्स पर्सन, ये देखो ये बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी चीज़ होती है। क्रिएटिव सेल्स पर्सन, ये लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको जिससे की ज़रूरत नहीं होती है ना, जैसे कि अभी फ़िलहाल में कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए होंगी, तो ये हमें वो चीज़ सेल कर देंगे भविष्य के बारे में बता के कि भाई फ्यूचर में आपको ये बहुत काम देगी, है ना। तो क्रिएटिव तरीके से उस चीज़ों को सेल करने के लिए मशहूर होते हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होगी ना, वो भी हमें सेल कर देंगे, चेप देंगे हमें। तो ये होता है क्रिएटिव सेल्स पर्सन। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है। प्रोसेस, व्यक्तिगत बिक्री की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस, अलग तरीके का प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। व्यक्तिगत बिक्री की बात कर रहे हैं हम, पूरे चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हुए आने, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। इसका एक प्रोसेस, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया होती है। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई खाद्य पूर्ति या फिर जो माल पूर्ति होती है वो, उसके बारे में कि जो ब्रांड होती है, जो कंपनियां होती है, वो क्या करती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, ठीक है, जैसे कि उसकी शॉप्स है तो वहाँ पे लोग होते हैं बैठे हुए, तो वो देखते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे माल पूर्ति करेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी क्षेत्र में मान के चलिए सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पे क्या है, जो कपड़े हैं वो गर्म कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं लोग, ठीक है, वार्म क्लोथ्स पसंद करते हैं पहनना, क्योंकि गर्मी ठंड हो रही है, ठीक है, ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वार्म क्लोथ पहनना पसंद करते हैं ठंडी वाली जगह पे। तो लोग जो जो कंपनियां होती है वो क्या करेंगी, वार्म क्लोथ्स वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगी और हर तरीके की जो चीज़ें होंगी वो गर्म होगी। जैसे कि अगर हम बात करें शूज़ की, तो जो शूज़ होंगे वो भी गर्म होंगे, वार्म होंगे। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। हर एक काम एक प्रोसेस के द्वारा होता है, इसी को यहाँ पे प्रोसेस कहा गया है। उसके अलावा तैयारी, जो ब्रांड होता है, जो चीज़ें होती है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विस होती है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि कोई भी आप खरीद देखो, कार की कंपनियों के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जो कार है, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कि जो इंडिया में कार सेल होती है वो सब जगह वही कार सेल होती है, नहीं। जो कंपनियां हैं वो बाज़ार को देख के अपनी जो प्राइसिंग होती है, अपनी जो कार की क्वालिटी होती है वो डिसाइड करती है कि बाज़ार में डिमांड क्या है। इंडिया में लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं कारों को। कुछ लोग महंगी कार खरीदते हैं, कुछ लोग सस्ती कार खरीदते हैं। तो उनके लिए जो मार्केट होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि मारुति की दो अलग अलग शोरूम आप देखते हो, एरिना है और एक है नेक्सा। तो उनमें जो कार का जो क्वालिटी है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अरीना वाले जो थोड़े से नीचेले उसमें आते हैं, ठीक है, उनकी जो कारें होती है वो थोड़ी हल्की होती है अरीना वालों की। लेकिन दोनों कार शोरूम जो दोनों कारें हैं वो है एक ही ब्रांड की, मारुति की है, लेकिन उनमें फ़र्क है। क्यों? क्योंकि प्राइसिंग अलग अलग है उनकी, ठीक है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है उनकी प्राइसिंग में। तो ये होता है, उसके अकॉर्डिंग तैयार की जाती है चीज़ें और उसको सेल करते हैं, ठीक है। और बाहर की कंट्री में जो चीज़ें होंगी, जो कारें होगी, जो उनकी क्वालिटी होगी वो अलग देखने को मिलती है। सेफ्टी अलग होगी उनकी, क्योंकि प्राइसिंग वो लोग फिर वहाँ पे प्राइसिंग नहीं देखेंगे, है ना, उनको चाहिए सेफ्टी। तो वहाँ पे उसी के हिसाब से चीज़ों को सेल करते हैं वो लोग। और पहुँच, चीज़ों को सेल करना, वहाँ तक पहुँचाना, है ना, पूर्ति करना, प्रस्तुतिकरण यानी कि एक तरीके से दिखाना आप चीज़ के बारे में, उनको विश्वास दिलाना कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप प्राइसिंग की टेंशन ना ले, ठीक है। प्राइसिंग के चक्कर में आप मार खाते हैं हमेशा, ठीक है, सस्ती चीज़ खरीद लेते हैं और फिर उसको लेकर परेशान रहते हैं हमेशा। तो ये आपको डराते हैं ऐसे बोल के, इनका काम है, करेंगे ये लोग, ठीक है। इसी को और आगे एक्सप्लेन किया गया है अच्छी तरीके से। इसको हम भी हम छोड़ देते हैं, हम इनको पढ़ते हैं। ये नीचे वाला जो टॉपिक्स है ये हमें समझना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक होता है पूर्ववेक्षण। ये क्या होता है? ये संभावना की खोज करता है, यानी कि एक तरीके से क्षमता कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके पास कितनी क्षमता है। क्षमता से मतलब पैसे, ठीक है, कितनी हैसियत है कि वो कितनी क्वालिटी की चीज़ खरीद सकते हैं, है ना। एक तो व्यक्ति है जो कि एक चीज़ के लिए 100 रुपये देने के लिए तैयार है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो कि गरीब है वो शायद 10 रुपये में दे पाए। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनियां होती है, मैं आपको ऊपर बता रहा था उसी के बारे में, कि वो डिसाइड करती है कि भाई
जो क्वालिटी है, जो चीज़ें हैं, वो कैसे हम दे लोगों को, है ना। तो इसको हम बोलते हैं पर्यवेक्षण या पर्यवेक्षण जो भी है। उसके बाद तैयारी, इसमें ग्राहक अनुसंधान और प्रस्तुतिकरण की योजना शामिल है। ये ग्राहकों के बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च होती है, ठीक है, अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च होती है कि भाई वित्तीय संसाधन खरीद इनकी जो नीति है वो कैसी चल रही है, लोग जो हम सेल करेंगे वहाँ पे। और देखो किसी भी जगह पे कोई भी चीज़ सेल होती है ना, उसके पीछे बहुत सारे आंकड़े, ठीक है, रिसर्च होती है कि भाई इस फलाने क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी हैसियत इतनी है, इतनी सामान खरीद सकते हैं वो, और इतने तक पैसे दे सकते हैं, ठीक है, और उनको क्वालिटी की नीड है या क्वालिटी की नीड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को तैयार करते हैं और आपको सेल करते हैं। दृष्टिकोण, विक्रेता उत्पाद को दिखाकर उत्पाद से मेल खाने वाले ग्राहक की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख करके शुरू कर सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, यानी कि जो समस्या होती है ग्राहक की, उससे पूछेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको दृष्टिकोण प्रदान करेगा कि सर आप ये खरीद सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है, ऐसे करके आपको, क्योंकि उसको तो सामान बेचना है और आप खरीदना है। प्रस्तुति, इसमें क्या है, एक अच्छे से तैयार बिक्री प्रस्तुति ग्राहक को ध्यान से सुनने में व्यस्त रख सकती है। इसमें उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बताना शामिल होता है। मतलब कि जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, जो अच्छाइयाँ हैं उस सामान के बारे में जो आप खरीदना चाहते हैं या आप बेचना चाहते हैं, उसके बारे में आप बताते हैं, उसको प्रस्तुतिकरण कहते हैं। कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो, प्रस्तुत करते हो, लोगों को बताते हो कि हमारी चीज़ में क्या अच्छाइयाँ हैं। आपत्तियों को संभालना, इसमें क्या होता है, आपत्तियाँ कितने तरीके की हो सकती है। देखो आपत्तियाँ इंडिया में अगर देखा जाए तो प्राइसिंग के लिए हो सकती है, ठीक है, लोग प्राइसिंग के लिए करते हैं कि भाई प्राइस बहुत महंगा है तो हम इसलिए नहीं खरीद रहे इस चीज़ को। फिर आप क्या करोगे, अगर आप एक सेल्स पर्सन हो, अगर आप अच्छे खासे आपके पास नॉलेज है इसके बारे में, तो आप बोलोगे उससे कि भाई हमारे यहाँ पे ठीक है प्राइसिंग ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है, और आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी मिलती है, उसके अलावा वारंटी आपको मिलती है, गारंटी आपको मिलती है, ये सब आपको गिना देगा वो, अगर वो अच्छा सेल्स पर्सन होगा, ठीक है, तो वो आपको खींचेगा कि आप जो है कुछ पैसों के लिए मेरे ब्रांड को मना ना करें, ठीक है, मना ना करें, तो ये आपको कोशिश करेगा कि वो कैसे भी करके आपको मना ले। और बिक्री को बंद करना, यहाँ पे क्या होता है, जिस क्षेत्र में कोई सामान नहीं बिच रहा है, कोई चीज़ नहीं बिच रही है, तो आप उसको बंद करोगे वहाँ पे, ठीक है, और उस सामान को किसी और जगह डिवाइड करोगे जहाँ पे वो सामान सेल हो रहा है, ताकि सामान सेल होना है बेसिकली बनाया इसलिए गया है कि वो सामान सेल हो सके, ठीक है, सर्विस या सामान जो है, जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके। उसके अलावा अनुवर्ती क्या होता है, बिक्री बंद करने के बाद उत्पाद के साथ उनकी संतुष्टि के बारे में जानने के लिए यदि कोई समस्या है तो समस्या को हल करने के लिए ग्राहकों के संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है ना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात हो रही है, यानी ग्राहक को पकड़ के रखना हमेशा के लिए और उसको अपना एक रॉयल ग्राहक बना लेना ही यहाँ पे शामिल है इसके अंदर। ये ग्राहक के साथ संबंध बनाने और उनके बार बार बिक्री प्राप्त करने में मदद करता है। ये देखो कोई अच्छा ग्राहक मिल जाएगा किसी को तो वो क्या करेगा, हमेशा एक ही शॉप से खरीदना पसंद करता है क्योंकि उसको उस चीज़ पे ट्रस्ट होता है कि ये कभी मिस धोखा नहीं करेंगे। तो ये जो है एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के काम आता है। ये इसको हम बोलते हैं अनुवर्ती। शब्दों से आप परेशान ना होना, जैसा मैंने आपको बताया है ना, आप उसको एज इट इज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको और इजी कर सकते हैं आप इसको और भी ज़्यादा तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पे ध्यान मत देना, ये जो है समझने लायक नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक है, जो आप समझे हो मुझे सुन के वो आप लिखना। बाकी आपको अगर अभी भी दिक्कत आती है तो आप चैप्टर को एक बार और पढ़ सकते हैं पूरे को, ठीक है, आपको अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों के बारे में। अब आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।